नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवगुरु टॉक शो और मैं इन पंक्तियों से शुरुआत करूंगा। मिल जाती है एक दिन मंजिल जो करता रहे प्रयास, कुछ भी नहीं मुश्किल पाना अगर खुद पर हो विश्वास। अपने विश्वास और आत्मबल के बल पर, मेहनत और काबिलियत के दम पर इन्होंने बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया। ऐसे होनहार विद्यार्थी हमारे बीच है और जिन्होंने ऑल इंडिया रैंकिंग 273वें स्थान पर जेई एडवांस 2025 में रहे और इंटरनेशनल ओलंपियाड में ये सिल्वर मेडलिस्ट रहे और इसके अलावे इन्होंने जेई मेंस बिहार टॉपर रहे। इतनी बड़ी उपलब्धियां इन्होंने हासिल की जिसको सुनकर हम सभी गौरवान्वित हो रहे हैं। आइए हम उनसे मिलाते हैं। हमारे बीच है पाणिनि और स्वागत है पाणिनि इस नवगुरु टॉक शो में। और पाणिनि, आप अगर देखें तो विद्यालय टाइम से ही आप कितने मार्क्स लाते थे अपने विद्यालय में और इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां जो आपने हासिल की, चाहे वो ओलंपियाड, इंटरनेशनल ओलंपियाड आपने सिल्वर मेडल लिया, उसके साथ साथ आप जेई एडवांस में 273वें रैंक लाया और बिहार टॉपर बने तो जेई मेंस में। तो ये जो उपलब्धियां, ये जो जर्नी रहा, उसमें आपका सहायक क्या रहा? जहाँ तक आपने पूछा कि मेरे स्कूल के अंदर कितने मार्क्स आते थे, तो अगर मैं बात करूँ तो 5th क्लास या उससे पहले तक मैं तो जैसे हर नॉर्मल से छोटे बच्चे के आते हैं वैसे ही मेरे भी मार्क्स आते थे। फिर 5th क्लास के अंदर मैं मैंने सैनिक स्कूल की तैयारी की, आरके मिशन की तैयारी की। तो उस टाइम में मैंने थोड़ी सी ज़्यादा पढ़ाई करना स्टार्ट किया। तो फिर उस टाइम में मेरी दीदी के थ्रू मुझे सुमित सर से मिलना हुआ, तो उन्होंने फिर मुझे आगे गाइड करना स्टार्ट किया कि कैसे पढ़ाई करो। तो बाकी जो स्कूल की चीज़ें होती थी वो तो मैं नॉर्मल बच्चों की तरह ही करता था, बस उसके ऊपर मैं थोड़ी सी खुद से एक्स्ट्रा टाइम दे के डिवोट करके मैं एक्स्ट्रा मेहनत करता था कि जो भी मुझे आगे वाली चलने में हेल्प करेंगे। तो 7th क्लास के अंदर मुझे ओलंपियाड्स के बारे में पहली बार सर ने बताया था, तो उस टाइम में मैंने थोड़ा सा ओलंपियाड की तरफ अपनी पढ़ाई को ओरिएंट कर दिया था। तो ग्रेजुअली मेन चीज़ ये थी कि मैंने टाइम डिवोट किया चीज़ों के ऊपर और मैंने मेरे को पहले ही से साइंस के अंदर थोड़ा सा जागरूकता थी और मुझे मैथ्स भी अच्छा लगता था। तो बस ये था कि मुझे बस पढ़ने का कोई रीज़न चाहिए था, तो फिर मुझे खुद इंटरेस्ट आ जाता था। तो बस मैंने वो किया। फिर मेरी जब कंसेप्ट बन गई, मैंने जब मेहनत की थी, तो ये एग्जाम के अंदर तो अच्छे रिजल्ट आ ही जाते हैं। जरूर। और आपने जितनी मेहनत करके स्कूलिंग लाइफ से ही काफी कुछ गेन करना शुरू कर दिया और इसमें गुरु की भूमिका बहुत होती है। अगर वो गाइड नहीं करते तो शायद आप ओलंपियाड के लिए तैयार नहीं हो पाते। तो एक गुरु का होना और एक अच्छे गुरु का होना बहुत जरूरी होता है। आखिर समर्थ्या क्लासेस के पास ऐसा कौन सी जादू की छड़ी है जो वो घुमाते हैं और बच्चे टॉप करना शुरू कर देते हैं और उनको सफलता मिलती है? ऐसा क्या क्या वहां पे है? देखिए, सर सुमित सर जो हैं समर्थ्या क्लासेस के संस्थापक, वो खुद आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएटेड है। तो वो हाजीपुरा है, इतनी अच्छी पोजीशन पे होने के बावजूद भी वो हाजीपुरा है। मेरे जैसे बच्चों जिनकी जिंदगी को उन्होंने बनाया। तो बात यह है कि वो एक टीचर है, वो अपना काम बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं। जो हमें जितनी भी चीजें रिक्वायरमेंट्स बच्चों को देनी चाहिए वो दे रहे हैं। और क्योंकि उन्हें पता है कि इन सारी चीजों पे कैसे जाया जाए और उनको जो भी कमी फील हुई थी कि हाजीपुर के अंदर है, तो वो उस कमी को पूरा करने के लिए आए। और उन्होंने बहुत सारी अगर मैं अपने केस में बात करूं तो शायद ही अगर सर मुझे नहीं मिलते तो मुझे ओलंपियाड्स के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलता। बिल्कुल। मेरी बेसिकली मैं अपनी लाइफ की चेंजिंग पॉइंट मानता हूँ कि मैं सर से मिला, सर ने मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में बताया। नहीं तो नॉर्मली अगर हम आसपास के बच्चों के से पूछेंगे तो उनको आईआईटी जेईई के आगे कुछ पता ही नहीं होता। आईआईटी जेईई नीट के आगे सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर जानता है लोग। हाँ। तो बेसिकली सर जब मिले, फिर सर को रिसोर्सेज के बारे में पता था, तो सर मुझे
टाइम टू टाइम रिसोर्सेज के बारे में बताते थे कि ये बुक मैं कर सकता हूँ, वो सीट्स भी देते थे। फिर जो सबसे मेन चीज था कि सर ने जो मेरे अंदर बचपन से डाल दिया जहन में कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे उसको खुद से करना है। मैं बस कुछ छोटी सी अगर गलती कर रहा हूँ तो वो सर बताएंगे, लेकिन जो पूरी मेहनत है, जो मुझे अपने दिमाग को काम करवा के अपने दिमाग को डेवलप करना है, तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है और मुझे टाइम देके। तो स्टार्टिंग में अगर मैं 7th क्लास 6th क्लास की भी बात करूँ तो उस टाइम में अगर मुझे कोई डाउट आता था तो अल्टीमेटली सर मुझे कुछ हिंट्स देते थे कि इस तरीके से करो, और अल्टीमेटली अगर मुझे 3 घंटे 4 घंटे भी लग रहा तब भी मैं आखिरी में खुद ही से करता था। तो बेसिकली वो ग्रेजुअल ब्रेन का मेरा प्रोग्रेस हुआ, तो जिसके थ्रू मैं यहाँ तक आज तक पहुंचा। मतलब आपके जो भी टैलेंट है उनको इन्हांस किया और उसके बारे में आपको दिमागी कसरत करने के लिए छोड़ दिया गया कि आप इसके लिए मेहनत करिए, खुद करके दिखाइए, तब आप उस आंसर की तरफ जाइए। तो एक गुरु का होना बहुत मायने रखता है। और जब आपने ओलंपियाड इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा था, आपने ब्राजील में शायद ये सिल्वर मेडल लिया, वैसे छात्रों से मिलकर आपको कितना अपने जो कैरियर के विषय में, चाहे उन लोगों से मिलकर आप में क्या क्या बदलाव आया और क्या देखा आपने वहां के छात्रों में? मैंने पिछले साल इंटरनेशनल ओलंपियाड इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, ब्राजील वासरस में, जैसा कि आपने बोला। तो बेसिकली वहाँ पे उससे पहले भी जब आप ओलंपियाड्स के डिफरेंट स्टेजेस में जाते हैं, आप पहले इंडिया के लेवल पे ओसीएससी के लिए मुंबई में जाते हैं, तो वहाँ पे मतलब ग्रेजुअल आपको एक्सपोजर मिलता है। स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ पे था तो मुझे ज्यादा चीजों के बारे में ऑफकोर्स किसी को पता नहीं होता। फिर ग्रेजुअली जब मैं मुंबई में भी गया तो मुझे इंडिया के लोगों के बारे में पता चला, तो और मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज किया और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं और भी अच्छा कर सकता हूँ। नहीं तो नॉर्मली हमारे जहन में ये बसा रहता है कि हम छोटे जगह से हैं तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। फिर जब मैं इंटरनेशनल लेवल पे गया तो वहां पे जाने से पहले हमारे दिमाग में ये रहता है कि बाहर के लोग बहुत अच्छी पढ़ाई में होते हैं, हमसे उनको बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मिल रहा है। फिर उनसे जब मिला मैं तो मुझे बहुत सारी जगह पे पता चला कि हम लैग करते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह पे ये भी पता चला कि हम उनसे आगे हैं। तो बेसिकली आप एक तो नॉलेज शेयर हो रहा है और आप कल्चर भी शेयर कर रहे हो, और दूसरी चीज होती है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करते रहता है। तो इंटरनेशनल लेवल पे तो इंटरेक्शन से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, हमें मतलब डिफरेंट चीजें भी पता चलती हैं, हमारा इंटरनेशनल कनेक्शन भी बनता है, डिफरेंट लोगों से हम बातें करते हैं, तो आगे फ्यूचर में भी हमारा कांटेक्ट उनके साथ रहता ही है और वो अपने फील्ड में एक्सेल करते ही हैं। जरूर। और आप राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने एक नाम बनाया और सिल्वर मेडल लेकर आए, ये हम सभी के लिए गौरव की बात है। और हम लोग सब चाहते हैं कि आप और बेहतर करिए और हम लोगों का, हमारे इस वैशाली जिले का नाम रोशन पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कीजिए। और जैसा कि मैं सुना कि आप सैनिक विद्यालय में पढ़ते थे, बड़ी मेहनत से उस विद्यालय में लोग एडमिशन पाते हैं छात्र, लेकिन मैंने सुना कि फिर आप वापस आ गए, इसके पीछे की वजह क्या थी? जैसा कि मैंने बताया कि मैंने 5th क्लास के अंदर सैनिक स्कूल की तैयारी की थी, तो उस टाइम में मैंने मतलब मेरे को बचपन से पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट था। बात ये थी कि वो हर एक बच्चे को होता है ना कि खेलना है, तो मेरे अंदर भी उस टाइम में था। तो उस टाइम में बस एक तरीके से मुझे एक लक्ष्य मिला तो मैं उसकी तरफ अपना बेस्ट देने लगा। तो फिर जब मैं मेरा सैनिक स्कूल नालंदा, और मैं स्टेट टॉपर था उस टाइम में, तो जब मेरा वहाँ पे एडमिशन हुआ तो मैं कुछ दिनों के लिए वहाँ पे गया, पर मुझे कुछ दिनों बाद रियलाइज हुआ कि ये जगह मतलब मेरी जो इंटरेस्ट है साइंस के अंदर, मेरी ज्यादा इंटरेस्ट पढ़ाई को लेके जाता है। लेकिन हम जैसा कि सभी जानते हैं कि सैनिक स्कूल के अंदर हमें बहुत सारी अलग ट्रेनिंग्स भी होती है पढ़ाई के बाद, मेन फोकस बस पढ़ाई नहीं रहता। तो मतलब मेरे अनुसार मुझे ज्यादा रिग्रेस पढ़ाई की तरफ जाना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे सैनिक स्कूल छोड़ के अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई की तरफ डिवोटी होना चाहिए। तो फिर उस टाइम में सुमित सर से मेरी मुलाकात हुई, तो मैं हाजीपुर में समर्थ क्लासेस में आ गया। अच्छा, यानी सैनिक विद्यालय में कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो पढ़ाई से थोड़ा हटके भी होता है। हाँ, मतलब तो कैसी एक्टिविटी होती है वहाँ? जैसे अगर हम सैनिक स्कूल नाम ही में
हाँ। आपको फुल बॉडी ट्रेनिंग भी दी जाती है, आपको डेली एक्सरसाइज वगैरह और रिगरस एक्सरसाइज, मतलब हाँ। नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं, आपको बेसिकली ट्रेन किया जा रहा है, हाँ। क्योंकि सैनिक स्कूल का जो मेन एजेंडा है वो है कि बच्चों को आगे चल के कंट्री को सर्व करने के लिए आर्मीज के अंदर या एनडीए के अंदर जाने के लिए बच्चों को ट्रेन किया जाता है। उसके अंदर जो फिजिकल फिटनेस होती है उस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखवाया जाता है, तो एक मेजर टाइम उसके ऊपर भी डिवोट होता है। तो मेरा जो था कि मेरे को मेजर टाइम पढ़ाई पे डिवोट करना है, तो और मतलब वो भी मैं कर सकता था, लेकिन एक आपके अंदर की टैलेंट होती है, आप उसको किसी ऐसी जगह पे लगा दो जहाँ पे अपना बेस्ट नहीं दे पाते हो, अच्छा। तो दूसरी जगह पे मतलब वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स हुआ ना। एक ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, तो मैं अपने आप को के रिसोर्स को वेस्ट करता हूँ। तो अगर आप पापा को ये बात बोले होंगे तो उनका रिएक्शन क्या आया? मतलब स्टार्टिंग में पापा को मन था कि मैं करूं, क्योंकि ऐसा था कि मैं पहली बार घर से भी जा रहा था, तो मेरे मम्मी पापा सभी को लग रहा था कि मैं घर से कभी दूर नहीं रहा हूं, तो इसलिए मेरे को मम्मी की याद आ रही होगी या होम सिकनेस जो होता है उसकी वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो मतलब वो भी एक रीजन था, पर फिर जब आप मतलब पापा मम्मी को भी समझ में आ रहा था कि क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, फिर अलग सुमित सर से भी सर ने मम्मी पापा ने बात की, फिर उसके बाद उस टाइम का सिचुएशन ऐसा बना कि फिर मैं वापस घर पे आ गया। यानी पापा भी एक्सेप्ट कर लिए हाँ। कि चलो ये बात सही कह रहा है। तो एक गार्जियन का सपोर्ट भी होना जी। जरूरी होता है, नहीं तो इतना बड़ा फैसला अकेले ले लेना और उसको एक्सेप्ट भी कर लेना ये मुश्किल होता है। चलिए, और दूसरा चीज अगर देखें तो आप परीक्षा दे रहे हैं लगातार और आपने उसमें सफलता भी हासिल की। आप ऑल इंडिया रैंकिंग 273वें स्थान पे रहे। जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो हॉल में उससे पहले एक तनाव था, कैसा जाएगा, क्या है, कैसा क्वेश्चन आएगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, ये सब माइंड में चलते रहता है। और ये जो तनाव है इसको आप कैसे मैनेज करते हैं? मतलब ये तो सभी को रहता है, कोई कितना भी अच्छा पढ़ाई के अंदर क्यों ना हो। मेरे केस में ये थोड़ा सा रिलेटिव ज्यादा रहता था, क्योंकि मैं चीज़ों पे ज्यादा सोचता हूँ। तो बेसिकली हर एग्जाम के अंदर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके अंदर तनाव रहेगा अगर आप उसको लेके सीरियस हैं तो बेसिकली उसका एक चीज है, आप खुद की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए कि एक टाइम के बाद मतलब एग्जाम के स्टार्टिंग के 10 मिनट में हमेशा फील होगा हर किसी को, लेकिन 10 मिनट के बाद एक आप उस फेज में चले जाएंगे कि बस आपके लिए एग्जामिनेशन पेपर है, क्वेश्चन है, आपको पता नहीं आप कहाँ पे पेपर दे रहे हो, आप बस पेपर दे रहे हो। तो वो स्टार्टिंग के बाद जब आप मिड फेज में चले जाते हो तो आपको रियलाइज नहीं होता, आप नॉर्मल पेपर जैसे सॉल्व करते हो आप वो देने लगते हो। बस वही करना है कि मतलब आप अपने नर्वसनेस को कंट्रोल करने के लिए आप एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हैं, योगा करें, डिफरेंट टाइप के योगास होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए आप वो भी कर सकते हैं। आप करते हैं योगा? हाँ, मैं एग्जाम टाइम में करता था, अभी भी करता हूँ। अच्छा, तो उसमें क्या क्या करते हैं आप योगा के अंदर मेरी जो, क्योंकि जे एडवांस से पहले ऑब्वियसली बच्चों को टेंशन रहती है, और क्योंकि उस टाइम हमें पढ़ाई पे बहुत ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ता है, तो ये रिक्वायर्ड होता है कि हमारे बॉडी में कुछ फिजिकल एक्टिविटी रहे। तो मैं वॉकिंग और योगा करता था। तो बेसिकली मेरा जो योगा में मेन फोकस रहता था वो अनुलोम विलोम, कपालभाति और सूर्य नमस्कार और कुछ बच्चों की ग्रोथ के लिए जो एक्सरसाइज होते हैं वो करता था, दंड बैठकी भी करता था। अच्छा, ये सारी चीजें मतलब आपको बहुत हेल्प करती है। जरूर, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि योगा से आप कंसंट्रेट कर सकते हैं, अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं, और जो भी आपके अंदर में निगेटिविटी या निगेटिव क्वेश्चन आ रहा है उसको आप समाप्त कर सकते हैं। तो एक टॉपर की आप स्टोरी सुन रहे हैं और इन्होंने योगा अपनाकर उसमें बहुत बड़ा बदलाव लाया। साथ में मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपका पोस्टर हम शहर में देख रहे हैं, जगह जगह लगा हुआ है, और जब कहीं आप जाते होंगे तो लोगों का रिएक्शन भी होता होगा कि अरे इसको पोस्टर में देखे हैं। चाहे आपके सफलता से पहले जो आपके रिश्तेदार, चाहे आसपास के लोग, चाहे अपने लोग का रिएक्शन सफलता से पहले और सफलता के बाद में क्या था?
और मतलब क्या होता है? मतलब जहाँ तक बात पोस्टर वगैरह की है तो हाँ, वो लगे हुए हैं तो लोगों को पता चलता है। बट मतलब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं, आप कितना ज़्यादा उसके लिए लेके हैं कि क्योंकि बहुत सारे कुछ लोग होते हैं जिनके पोस्टर लग जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुशफ़हमी में आ जाते हैं। हाँ। पर मेरा वैसा नेचर नहीं है, मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी जगह पे, बस लोग जान रहे हैं, उनसे मिल रहा हूँ मैं, आदरपूर्ण तरीके से उनसे भी बात कर रहा हूँ, जान-पहचान बढ़ रही है। तो उनका फिर रिएक्शन क्या होता है? जैसे अगर आप कहीं गए तो क्या वो रिएक्ट करते हैं? चाहे आपसे कुछ पहले से अपेक्षा अब कुछ ज़्यादा मेंशन करना कि नहीं ये लड़के में कुछ है, चलो इससे हम अलग तरीके से बात करें। चाहे रिश्ता माता-पिता तो नहीं बदलते, लेकिन रिश्तेदारों में थोड़ा-सा चेंजिंग आना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्या चेंजिंग आता है? मतलब हम अगर क्लोज़ रिश्तेदारों को देखें तो उनके अंदर उतना ड्रास्टिक चेंज तो हुँ। नहीं आता। हुँ, हुँ। ऑब्वियसली मतलब उनको लगता है कि बच्चा बड़ा हो रहा है, हुँ, हुँ, हुँ। तो उस हिसाब से उनके अंदर जो चेंजेस आती हैं, वो है ही। हुँ। और फिर उन ऑब्वियसली जब आप कुछ अच्छा काम करते हो तो लोगों का एक्सपेक्टेशन आपसे इंक्रीज़ करता है। हुँ, हुँ। तो वो चाहते हैं कि आप उस हिसाब से बिहेव करें, बिहेव करें। तो वो चीज़ है। और जहाँ तक बात है कि हाँ, रिज़ल्ट आते हैं तो लोगों की आपके प्रति व्यवहार चेंज होता है। हुँ। लेकिन मतलब एज़ सच हाँ, लोग आपको अच्छे दृष्टिकोण से देखते हैं। हुँ। आप जब मैं मतलब बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, वो हुँ। मुझसे बात करते हैं। हुँ। तो मैं भी उनको अच्छे गाइडेंस के तरीके से बच्चों को बताता हूँ कि हाँ, तुम लोग ऐसे कर सकते हो। हुँ। तो ये चीज़ है कि हम छोटे जगह से हमें ज़रूरत है कि हमारे आस-पास के लोगों को भी आगे बढ़ना है, तो मैं हुँ। उनको सही दिशा हुँ। दृष्टिकोण दिखाऊँ। अच्छा एक चीज़ बताइए कि आप ऐसा कौन ऐसा विषय है जिस पर आप ये समझते हो कि ये भगवान भरोसे आप देख लो बाद बाकी मैं संभाल लूँगा। तो ऐसा कोई विषय है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि इससे कोई बचा ले हमको, अब बाद बाकी मैं तो कर ही लूँगा? मतलब ये जो चीज़ है कि लोग विषय से डरते हैं, ये मतलब बच्चों का बिहेवियर होता है कि जिनको मैच्योरिटी नहीं होती है। मुझे हुँ। मेरे अंदर भी था स्टार्टिंग के हुँ। अंदर, हुँ। तो मुझे उस टाइम में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता था, हुँ। मतलब जब मैं 10th की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब आप चीज़ों को करना स्टार्ट करते हो, आप किसी लक्ष्य के प्रति बहुत सीरियस हो, आप चाहते हो कि आप उसको किसी भी हाल में पाओ, हुँ। तो आपको कुछ सैक्रिफाइस करना होगा। चीज़ों को आपको करना है, यू हैव हुँ। डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। हुँ। आपको करना है तो करना है। करना है। तो उस टाइम के बाद मतलब धीरे-धीरे ग्रेजुअली मेरे अंदर से किसी भी चीज़ को लेके डर हट गया। मैं किसी भी चीज़ को पढ़ता था, इंटरेस्ट के साथ पढ़ता था, हुँ। तो मुझे ऐसा कुछ फ़ील नहीं आता था कि कितनी बुरी चीज़ है, चाहे वो उसमें कितना भी कुछ रटना क्यों ना पड़े। जैसे कई होता है कि हिंदी से थोड़ा-सा ये है, चलो सामाजिक विज्ञान से थोड़ा-सा हम ये अपने आप को ज़्यादा हमने समय ही नहीं दिया तो थोड़ा दिक्कत है। तो कोई ऐसा विषय आपको ऐसा लगा? मतलब मतलब आज के पॉइंट पे अगर मैं बोलूँ तो मेरे हिसाब से अगर हमें किसी चीज़ से डर लग रहा है, हुँ। तो उसका कारण बस एक ही है कि हम उसको टाइम नहीं दे रहे हैं। अच्छा। हम जब उस पे टाइम देंगे वो चीज़ होगी, इवेंचुअली होगी। आज नहीं होगी, कल नहीं होगी, परसों ज़रूर होगी। हुँ, हुँ। तो बात ये है कि हम टाइम नहीं देते और हम अपने दिमाग में कुछ उसके प्रति इमेजिनेशन बना देते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी। हुँ। लेकिन जब हम सभी बड़े होते हैं तो रियलाइज़ होता है कि जो चीज़ करना है, मुझे टाइम देना होगा, जो भी जिस चीज़ पे भी मैं टाइम दूँगा मैं कर लूँगा। हुँ। तो हाँ, पहले मेरा था कि मुझे बहुत सारी चीज़ों से डर लगता था कि ये चीज़ आ गया, तो मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। हुँ। तो चीज़ें रहती थी, लेकिन अब मेरी मेंटालिटी चेंज हो चुकी है। मैं अब किसी ऐसी चीज़ से डरता नहीं हूँ। मेरा बस एक ही फंडा है, कोई चीज़ मुझे करनी है, मुझे उस पे टाइम देना पड़ेगा। मैं जैसे ही टाइम दूँगा वो अच्छा होगा। बहुत अच्छी बात है और आप ऐसे ही हर विषय में अव्वल रहिए और उस पर आप ऐसे ही फ़ोकस रखिए। और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आप लगातार पढ़ रहे हैं, हुँ, किसी सब्जेक्ट को पढ़ते-पढ़ते मन हट जाता है, ठीक हुँ, है? तो उस बीच हम लोग मनोरंजन करते हैं, चाहे थोड़ा-सा बातचीत कर लिए या मोबाइल देख लिए, चाहे टीवी देख लिए, गाना सुन लिए। तो फिर जब इसमें हम चले गए, तो फिर हम अपने आप को पढ़ाई के लिए वापस कैसे लाते हैं? मतलब ये बहुत जेन्युइन चीज़ होती है कि हम बहुत देर तक पढ़ रहे हैं तो हम ब्रेन की जो मैक्सिमम
इनपुट या आउटपुट वाली टाइम होती है वो खत्म हो जाती है, तो हमें कुछ दूसरी एक्टिविटी करना करनी चाहिए। पड़ती है। तो मैं प्रेफर करता था, मतलब जब मेरा रिग्रेस पढ़ाई का टाइम था तो मैं प्रेफर करता था कि वो जो ब्रेक का टाइम है वो फोन्स ना होके मेरे दोस्त हो, माता पिता हो जिनसे मैं बात करूं, बिल्कुल। या फिर कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर लूं, खेल लूं, टेबल टेनिस खेल लूं, कुछ ऐसा करूं। लेकिन हाँ, मतलब अगर बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो गाना सुनते हैं, फोन पे कुछ चला लेते हैं, तो एक और वो फिर जब स्टार्ट होता है तो वो फिर उसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं। तो उसके अंदर ये चीज़ है कि आप किसी चीज़ को लेके, आप किसी चीज़ के प्रति आप आपका गोल है, आपके दिमाग में ये चीज़ है कि मुझे वो करना है, तो कुछ आपको अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना पड़ेगा या अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि अगली चीज भी मैं देख लूं, रील्स लोग देखते हैं तो अगली चीज भी क्या होगी वो चीज। हाँ, वही मैं लगातार देखने से फिर उसमें हम डूब जाते हैं और वापस फिर पढ़ाई के प्रति फिर वही डेडिकेशन लाने में थोड़ी दिक्कत होती है। वो बात ये कि वो आपका बॉडी है, ह्यूमन बिहेवियर होता है, तो आपको अपने दिमाग को इतना स्ट्रांग बनाना है कि नहीं, अब मुझे ब्रेक करना है। वो आपकी प्रायोरिटी क्या है उससे वो डिसाइड होता है। अपने गोल को हमेशा स्पष्ट रखिए अपने सामने, बिल्कुल हमेशा तत्पर रहिए अपने गोल को पाने के लिए। और इंटरटेनमेंट मात्र एक थोड़ा सा मनोरंजन का साधन हो सकता है, उसमें हम कम से कम समय दें। हाँ। लिमिटेड और लिमिटेड करके फिर हम पढ़ाई पे वापस आ गए, है ना? तो ऐसे हम मैनेज कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैं भी था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि सभी हमेशा पढ़ते रहते हैं। सभी एंटरटेनमेंट करते हैं। बहुत सारे लोगों का होता है एंटरटेनमेंट करने का तरीका कि वो फोन चलाते थे, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो दिन के अंदर इन्होंने 1 घंटे 2 घंटे फोन भी चलाया तब भी उनकी बहुत अच्छी रह गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो वो फोन चलाते थे वो, जैसे एक नॉर्मल स्टैंडर्ड जो तरीका होता है कि आप 1 घंटे आधे घंटे पढ़े, फिर आपने थोड़ा सा ब्रेक लिया, और फिर सर्टेन टाइम के बाद वापस से आपने वो फिक्स्ड है, आपको वापस से स्टार्ट करना है। तो आप उस ब्रेक के अंदर जो भी आपको करना कीजिए, टाइम ब्रेक करके चीज़ों को कीजिए। आप अगर कंसिस्टेंटली कोई काम अच्छे से कर रहे हैं तो इवेंचुअली आपको मिलेगा चीज़। ऐसा नहीं होता कि आपको हमेशा टोटल टाइम में पढ़ते रहना है। आप हर किसी को ब्रेक चाहिए, तभी आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। अच्छा, आपने मोबाइल कब लिया? किस क्लास में अपने मोबाइल को पापा से कहा कि हमारी जरूरत है? मतलब मैंने फोन ऑलमोस्ट 11th और 12th के मिड के टाइम में लिया होगा, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट ये था कि फिर मुझे बाहर जाना था। मतलब मैं मुंबई गया, वहाँ पे मुझे फिर कांटेक्ट वहाँ से करने के लिए, फिर मैं इंटरनेशनल भी गया, तो अब वो बहुत ऑब्वियस रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए मैंने, नहीं तो 10th से पहले मेरे पास फ़ोन नहीं था। और मुझे मतलब अगर कोई छोटी मोटी रिक्वायरमेंट ऑनलाइन के टाइम में आती थी तो मम्मी पापा का फ़ोन है वो उनसे काम यूज कर लेते। हाँ। जरूर। और आप क्या सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, ये सब पर भी आप क्या मनोरंजन करते हैं? मैं मतलब किसी सोशल मीडिया पे मेरा कोई अकाउंट नहीं है अब। अच्छा। आज तक भी नहीं है, मतलब अभी तक मैंने नहीं करा। यूट्यूब में यूज़ करता था, और मतलब बहुत उस पर बहुत सारी पढ़ाई की अच्छी कंटेंट भी रहती है कि मतलब कुछ अच्छे रहते हैं जिसमें नए नए जो भी खोज हो रहे हैं आज के टाइम में उनके बारे में रहता है, या कुछ कॉन्सेप्ट्स अच्छे होते हैं जिनके बारे में बताया जाता है। तो उसके लिए मैं यूट्यूब, या थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए भी मैं यूट्यूब का यूज़ करता था, और उसके अलावा मैं किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं। अच्छा, एआई का जमाना है, और एआई क्या पढ़ाई में कोई सहायक हो सकता है शिक्षा के लिए? हाँ, मतलब एआई हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, और उसका यूज़ ये है कि हम अपने लाइफ को और ज़्यादा आसान बनाएं, और अपने आप को, मतलब जो स्मार्ट वर्क का पार्ट होता है वो एआई बन सकता है। लेकिन मतलब आज के टाइम में एआई बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, वो अपने इनिशियल फेजेस में है डेवलपमेंट के। तो आज के टाइम में एआई को अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर के फॉर्म में यूज़ करना है तो बहुत अच्छी है। उसके जो भी डिटेल्स होते हैं वो बहुत एक्यूरेट होते हैं इंग्लिश के अंदर। साइंस फील्ड या मैथमेटिक्स के फील्ड के अंदर अभी उतने ज़्यादा डेवलप नहीं है। जो भी डेवलपमेंट है वो नॉर्मल पब्लिक के पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो आगे आने वाले फर्दर टाइम्स के अंदर उसके अंदर भी अच्छी खासी डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन ऑब्वियसली मतलब लाइफ कितनी इजी हो गया, हमें कोई भी काम करना होता है तो जिसमें हमें पहले 2 घंटे लगना पड़ता था, हार्डवर्क वाला जो काम होता था, अब वो कर रहा है। तो चीज़ें फास्ट होंगी तो हम ज़्यादा तेजी से डेवलप करेंगे चीज़ों को। और फिर अगर आपको
हमें किसी चीज़ के अंदर मदद भी चाहिए होती है कि पहले हमें पूरा वेबसाइट हर एक जगह पे ढूंढना पड़ता था, वो समराइज करके हमें डिटेल दे देता, किसी नई जगह पे आप जा रहे हैं तो उसके बारे में सारी डिटेल आपको मिल गई। फिर अगर पढ़ाई के बारे में बात करें, मुझे कोई कॉन्सेप्ट का समरी देखना है तो मैं उसको बोल दूंगा कि मुझे किस लेवल पे उस चीज़ की समरी चाहिए, तो वो मुझे दे देगा। लेकिन हद से ज़्यादा उसके ऊपर डिपेंड होना भी जरूरी सही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप उस पर हर टाइम पे हर चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं तो आप खुद का डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। और दिमागी कसरत भी नहीं हो हाँ। पाएगा। जो आपका जो माइंड का जो होना चाहिए प्रोसेस, वो तो इजीली उसको आंसर मिल गया, तो फिर वो प्रयास ही नहीं किया, तो उससे भी उसको हानि पहुंच सकती है। तो मेरे अनुसार एआई का जो मेन यूज है वो आप हार्डवर्क वाला काम उसको दें। हाँ, जो आपको दिमाग लगाने वाला काम है पढ़ाई के अंदर, बेसिकली बहुत सारे बच्चे होते हैं कि एग्जाम के टाइम में एआई से कॉपी कर लिया या असाइनमेंट मिला उसको एआई से कॉपी कर दिया, वो नहीं करना चाहिए। वो आपके का खुद का काम है, क्योंकि आपको अपने ब्रेन को डेवलप करना है, जैसा कि आपने कहा। जो दूसरी चीजों पे हम जाते हैं, जब आप जॉब के अंदर चले गए तो आपको कोई काम मिल रहा है तो उसके अंदर एफिशिएंट करने के लिए आप उसका यूज करें, लेकिन लर्निंग स्टेज में उसका मेजर यूज नहीं होना चाहिए। और आपने सही कहा। और मैं देखता हूं आपको कि डायरेक्टर सर, सुमित सर के साथ आप बहुत सहज होते हैं, और ऑफिस में भी आप जाते हैं, बैठते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं। हमारे ज़माने में अगर कोई डायरेक्टर हमको बुलाया तो लगता था कि कोई बड़ी बात हो गई, लगता है कि सर कोई बात है जो हमको बताना चाहे, कोई गुस्सा में है क्या, क्या है, तो ऐसा लगता था। लेकिन आप काफ़ी सहज रहते हैं। क्या एक टीचर के साथ कम्युनिकेशन रखना कितना जरूरी है? मतलब ये सर इतने अच्छे है, उसका ये मतलब स्पष्ट है, ये करता है कि मतलब सर ने हमारे साथ मतलब बचपन से ही हमें अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया, हमारे साथ हर चीज शेयर, मतलब हमें हर प्रॉब्लम के अंदर हेल्प करते थे। और हम उनके साथ कैजुअली भी बात करते हैं कि जो भी हमारे लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आ रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। फिर सर ने मतलब एक जो पहले बैरियर होता था कि टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में एक बैरियर है जिसमें बच्चा खुल के भी अपने टीचर से अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं कर पा रहा, वो बैरियर रहता था जो कि सर ने हटाया। लेकिन हाँ, हमारे बीच में ऐसा नहीं होता कि हम बिल्कुल जैसे दो दोस्त बात कर रहे हैं उस हिसाब से भी नहीं, एक टीचर का सम्मान होता है, हमें वो करना चाहिए। उस सम्मान के साथ साथ सर ने हमें अपने पास लाया और हमें मतलब इस लेवल का हमें छूट दी कि हम अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर पाए, हम कहीं पे हिचकिचाए नहीं। ये मतलब आज के टाइम में ये भी हो रहा है कि बच्चे ये भूल जाते हैं कि उनके टीचर है, उनका सम्मान करना चाहिए, वो नहीं खोना चाहिए। हाँ, अच्छी बात है कि आप फ्रैंक हो, टीचर के साथ हर प्रॉब्लम शेयर करें, लेकिन टीचर का सम्मान करें। वो आपके गुरु हैं, वो आपसे हर चीज़ में ज़्यादा जानते हैं, उनका आपसे ज़्यादा एक लाइफ में एक्सपीरियंस है, वो आपको हर चीज़ सही बताएंगे, लेकिन उनका सम्मान करें। जरूर। और आप ऐसे ही सम्मान जो आप एक प्रेरणा दे रहे हैं और आपने करके दिखाया है, और जैसा कि सर हैं और इतने कोऑपरेटिव और बच्चों पर विशेष ध्यान देते हैं, और वो जान जाते हैं कि हाँ ये बच्चा आगे कुछ करने वाला है, तो उस पर और ज़्यादा फोकस रहता है। तो ये उनकी खासियत है। ऐसे ही वो यहाँ से बड़े बड़े टैलेंट को बाहर के बड़ी बड़ी संस्थाओं में भेजे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और सफलता पाने के लिए क्या जरूरी है? मेहनत, दिमाग या बादाम खाना? सफलता के लिए मतलब नो डाउट हार्डवर्क इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। आपको हार्डवर्क के बिना कुछ नहीं होता। आज के टाइम में लोग सोचते हैं कि बस स्मार्ट वर्क करो, हार्डवर्क की जरूरत नहीं है, वो बेवकूफ बन रहे हैं। हार्डवर्क इज इम्पोर्टेंट। हार्डवर्क के ऊपर आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। और हाँ, आप जैसे जैसे हार्डवर्क करते हैं आपका ब्रेन रिफाइन होता है, वो डेवलप होगा। आज के टाइम पे अगर आप बोलते हैं कि कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैदा ही इंटेलिजेंट हुआ था, उसने हार्डवर्क किया। हाँ, बाय बर्थ लोगों का इंक्लिनेशन होता है किसी फील्ड की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो इंटेलिजेंट ही होता है। तो मेन थिंग इज हार्डवर्क, then by hard work you will get your intelligence, and the secondary factors are like health. तो मतलब ऑब्वियसली हर मम्मी बच्चों को अलग अलग चीज खिलाती है कि जिससे उनका सेहत अच्छा रहे, तो बादाम भी मम्मियाँ खिलाती है। तो क्या बादाम सही में सहायक है, मतलब दिमाग तेज होने के लिए? मतलब आपकी बॉडी जितनी ज्यादा हेल्दी रहेगी, अगर आपको न्यूट्रिएंट्स उस हिसाब से मिल रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बॉडी जो
फंक्शन करता है वो न्यूट्रिएंट्स के बेसिस ही भी करता है। अगर उसकी कमी होगी तब भी आपको नुकसान होगा, तो हर तरीके से अच्छा होना चाहिए। तो हर यानी चीज़ हर छात्रों में मेहनत भी होना चाहिए, दिमाग भी होना चाहिए, दूध भी पिए और बादाम भी खाए और मन लगा के पढ़े। जितनी मतलब जो अच्छी चीज़ है वो आपको करनी ही चाहिए, मतलब उसके साथ क्या ही मेरी दुश्मनी है। और हम लोग एग्जाम में जाते थे तो टोटका अपनाते थे कि इस पेन से लिखेंगे, ठीक है। ये माँ जो है दही खिलाती थी, हाँ। फिर ये कहते थे कि अगर ये रुमाल रख के जाएंगे तो हमको सफलता मिलेगी। तो ऐसे टोटके बहुत लोग अपनाते हैं। आपने कभी ऐसा टोटका अपनाया? मतलब मेरा एग्जाम के अंदर इस हिसाब से नहीं रहता था कि कौन सा पेन लेके जा रहा हूँ या कौन सा रुमाल, पर मेरा ये जरूर रहता था कि मैं एक कंफर्टेबल ड्रेसअप में रहूँ कि जिसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं हो, और जिस पेन के साथ मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हो। अब आप उसको नाम दे दें कि वो मेरा फेवरेट पेन है, लेकिन जिस पेन के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, जिस कपड़े के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ वो करूँगा। और दही वगैरह की जहाँ तक बात है वो तो माँ खिलाएंगी। मतलब वो जो परंपरा बोलिए या जो भी चीज़ है उसको फॉलो करने में क्या ही जा रहा है। जरूर। और इतनी कम उम्र में आपने पढ़ाई के प्रति इतना डेडिकेशन और मेहनत किया, ये कैसे आपने मैनेज किया? मतलब मैं ऐसा मतलब अगर मैं अपने पास्ट को देखूं कि मैं अगर अपने बचपन के टाइम को देख रहा हूँ, तो उस टाइम में स्टार्टिंग में मुझे मैथ्स अच्छा लगता था। अगर छोटी क्लास में 1 to 5th की भी बात कर रहा हूँ, तो मैं नॉर्मली स्कूल का जो होमवर्क होता था वो अच्छे से कर लेता था, मैथ्स वगैरह चीज़ें। फिर जब 5th के अंदर मुझे सैनिक स्कूल के का प्रिपेयर मैंने करना स्टार्ट किया, तो उस टाइम में मैंने टाइम मतलब फिर से मैंने चीज़ों को पे टाइम दिया। जब मैं उन चीज़ों को करना मैंने स्टार्ट किया तो मुझे खुद उनमें मज़ा आने लगा। मैं खेल की तरह पढ़ाई भी करता था। अच्छा। मेरे खेलने का तरीका ही पढ़ाई था। फिर उसके बाद फर्दर जब मैं 6-7 क्लास में गया तो सर के सानिध्य में मुझे एक नया रास्ता मिला, जिसके अंदर मुझे सर ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। तो अल्टीमेटली मेरा एक रुझान था स्टार्टिंग से उसकी तरफ, और जब मुझे करने का रास्ता मिला और मैंने जब करने लगा तो मुझे उस चीज़ के अंदर बहुत इंटरेस्ट आया। तो अल्टीमेटली उसके बाद मुझे कभी बोरियत फील नहीं हुई कि मैं बस पढ़ाई कर रहा हूँ। हर समय मुझे मज़ा ही आता था। अच्छा। और ऐसे ही मजे मजे में आपने मतलब खेल भी है तो पढ़ाई से जुड़ा हुआ खेल खेल रहे हैं? मतलब ऐसा था कि बचपन में जब 4th क्लास की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा 4th-5th क्लास की, तो दीदी स्कूल जाती थी, मम्मी पापा भी टीचर हैं तो वो स्कूल चले जाते थे। हाँ। तो बहुत कुछ टाइम रहता था जो मैं घर पे अकेला रहता था। किसी के साथ क्या ही खेलूं, मैं कोई खेलने को है नहीं, तो मेरे पास बुक रहता था। तो मैं ऐसे ही मतलब एक इवेंट मुझे याद है, मतलब RS अग्रवाल की शायद बुक थी 6th क्लास की वो। मैं मतलब एक्सरसाइज बनाता था। जो भी एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन हुए उन सभी के आंसर आते थे। तो मैं हर डिजिट का उनकी मार्किंग करता था कि इस पेज में 1 जो है वो कितनी बार आया आंसर के अंदर। अच्छा। ऐसे करके मैं हर एक पेज का एक विनर डिसाइड करता था। तो वो भी मेरे लिए एक गेम था। उसी गेम में मैंने पूरी बुक सॉल्व कर दी। ऐसे करते बहुत अच्छी बात है। और मैं जैसा देख रहा हूँ कि एग्जाम के समय में छात्रों का भी कई फेज आते हैं, ठीक है। और एक फेज ऐसा आता है कि आप मतलब उसमें सीख रहे हैं, है ना। चाहे ऐसा हो रहा है कि अब कंपटीशन का भावना आ गया कि अब 4 महीना मात्र बचा है, ठीक है। तो हमको अब अपने आप में बदलाव करना होगा क्योंकि हमको कंपटीशन फेस करना है। तो उस समय क्या आपके रूटीन में कोई चेंजिंग आती है? मतलब अगर ये बिल्कुल सही आपने चीज़ बोली, ऐसी चीज़ होती है, सभी के साथ होनी चाहिए। मतलब जो स्टार्टिंग फेज होता है जिसके अंदर आप नॉर्मली पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट्स के ऊपर या जो पढ़ाई है उसको ढंग से टाइम देके उन चीज़ों को सीख के अच्छे से सीखना है। तो उस टाइम के अंदर चीज़ों को इतना रिग्रेस नहीं रखना चाहिए, आपको अपना रूटीन फ्लेक्सिबल टाइप का रखना चाहिए। इतना ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए उस टाइम में, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली उस टाइम में पढ़ाई करने की जरूरत होती है। फिर जब आखिरी का फेज आता है, जैसा कि आपने बोला 4 महीने पहले या 6 महीने पहले, तो उस टाइम के अंदर आपको अपना पूरा
जी तोड़ मेहनत करनी होती है, अपना सब कुछ दे दीजिए उस टाइम में, क्योंकि वो जो आखिरी का टाइम होता है वहीं आपका रिजल्ट बन के निकलता है। नहीं तो आपने पूरे साल भर मेहनत की और आखिरी के टाइम में आपने अपने आप को चेंज नहीं किया या और एफर्ट्स नहीं डाले तो उतनी आपको अच्छी रिजल्ट नहीं मिलेगी। लेकिन आखिरी के टाइम में आप अपना परफेक्ट रूटीन के ऊपर जाइए। मतलब जैसे अगर मैं बात करूँ अपने रूटीन की भी, तो जे एडवांस से 6 महीने पहले तक में मैं देखूं तो उतना अच्छा मेरा रूटीन नहीं था, मतलब बहुत फ्लेक्सिबल रहता था। लेकिन जे एडवांस से 6 महीने पहले मैंने अपने रूटीन को बहुत ज्यादा सही कर लिया, एक आइडियल रूटीन किया, हर एक पॉइंट पे मैंने काम किया और मतलब बेस्ट रूटीन मैं बोलूंगा अपने लाइफ का, और हर एक चीजों को टाइमली मैं करता था। अच्छा। तो वो आखिरी के टाइम में जो डिसिप्लिन जो क्रिएट रहती है वो आपके एग्जाम में भी दिखाई देती है। यानी अगर आप एग्जामिनेशन फेज में आ गए, अगर 6 महीना या 4 महीना बचे हैं, तो अपने रूटीन में जरूर बनाएं और रूटीन में चेंजिंग लाएं और उसको फॉलो भी आप पूरे माने तत्परता के साथ करें। तो ये बहुत अच्छा आपने बताया, जो कि छात्रों को बहुत हेल्पफुल होगा। और हम समझते हैं कि कहावत है कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, है ना? तो क्या आप मानते हैं कि फ्रेंड्स होना जरूरी है? और क्या फ्रेंड्स आपके लाइफ में कोई मदद करते हैं पढ़ाई में, चाहे कुछ ऐसा फ्रेंड्स आपकी हैं? कितने फ्रेंड्स हैं और क्या आपकी मदद उन्होंने कैसे की? मतलब हाँ, दोस्तों की तो बिल्कुल जरूरत होती है, क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप खुद से अकेले पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें उतना डेवलपमेंट नहीं होता है, हो पाता। जितना आप अपने दोस्तों से बात करके चीजों को डिस्कस करके कीजिएगा तो सभी के ओपिनियंस आते हैं, आप दूसरों को समझाने जाते हैं तब भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये जो कम्युनिटी के अंदर आप अपना ग्रोथ कर रहे हैं, ये बहुत फास्ट ग्रोथ होता है रिलेटिवली जब आप खुद से कुछ कर रहे हैं। और हाँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब मैं बहुत अलग अलग जगहों पे भी गया हूँ तो मेरे वहाँ पे भी दोस्त बने हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी मेरे दोस्त हैं, कंट्री में भी बहुत सारे दोस्त हैं, यहाँ पे भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और सभी ने मुझे अलग अलग चीज़ों में हेल्प की है। अगर बहुत बार ऐसा होता था कि आप क्लास मिस कर गए तो उस टाइम में भी आपके ही दोस्त आपको हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद आप मान लीजिए आप बहुत किसी चीज को लेके, आप पढ़ाई को किसी टॉपिक को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है तो आप उनसे बात कीजिएगा तो वो ओपिनियंस अपने देते हैं। जैसे मुझे भी बहुत बार प्रॉब्लम आता था कि इस चीज को मैं कोई स्ट्रैटेजी मैं नहीं लगा पा रहा कि ये जो मेरे एग्जाम में प्रॉब्लम आ रहा है इस चीज को मैं कैसे हल करूं, तो अपने दोस्तों के ओपिनियंस लेता था कि तुम क्या करते हो इस चीज के अंदर, फिर उस हिसाब से मैं उसको मॉडिफाई करके अपने एग्जाम्स के अंदर भी लगाता था। फिर अगर आप ब्रेक लेना चाहते हैं पढ़ाई से तो दोस्तों के साथ बैठ के बात कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा, तो ये एक टाइप का रिफ्रेशमेंट ही होता है। तो दोस्त फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टूडेंट लाइफ। ओके, कभी पापा मना नहीं किए कि ज्यादा दोस्ती नहीं करो, टाइम वेस्ट जाएगा, आप पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाओगे, बहुत सारे चीजों में आपका समय बर्बाद हो जाएगा, तो कभी पापा आपको इसके लिए मना किए? मतलब हर पेरेंट्स को चिंता होती है कि उनके बच्चे किन के साथ रहते हैं, क्योंकि जैसा आपने दोहा बोला वही चीज है। तो एक आपको समझदारी होनी चाहिए कि आप किन लोगों के साथ दोस्ती कर रहे हैं। अगर वो अच्छे लोग हैं तो आपके पेरेंट्स को भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि आप उनके साथ जाइएगा, ग्रोथ ही कीजिएगा। या ऐसा जरूरी नहीं कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, अगर वो पढ़ाई में कमजोर भी है लेकिन उनका जो संस्कार है वो अच्छा है तो आप उनसे कुछ सीखिएगा ही। ऐसा नहीं है कि आप किसी लॉस में जाएगा। तो मेरे पेरेंट्स बस इतना मुझे बोलते थे कि उन्हीं लोगों के साथ जाओ, दोस्ती करो जो जिनका संस्कार अच्छा है, जो कि मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारा बुरा चाहेंगे या किसी बुरे चीज में इंडल्ज हैं जिनके साथ तुम जाके दोस्ती करो। तो एक अच्छे दोस्त के प्रति बस करते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत सारे दोस्त मत बनाओ। अच्छा, यानी आपके दोस्त भी टॉपर लेवल पे हैं या फिर नॉर्मल भी हैं दोस्त? ऐसा नहीं है, मतलब मेरे टॉपर्स भी दोस्त हैं और नॉर्मल जो जिनके साथ मैं बचपन में भी यहाँ पे रहा उनसे भी मेरी दोस्ती है। दोस्ती में ऐसा नहीं होता कि कौन पढ़ने में कितना ज्यादा अच्छा है उसके बेसिस पे आप दोस्ती थोड़ी करते हैं। आप दोस्ती इस बात पे करते हैं कि वो कितने अच्छे हैं, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, आप उनके लिए क्या सोचते हैं। बिल्कुल। अगर कोई मेरे बारे में बुरा सोच रहा है तो वो मेरा दोस्त तो नहीं होगा। बिल्कुल, अच्छी बात है, दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन हाँ मेरा पढ़ाई पर असर न पड़े उतना तक जरूर हमें रखना चाहिए। और मैंने देखा कि सुना है,
ठीक है, कि आप इतनी कम उम्र में भी एक एनजीओ से जुड़कर कुछ सामाजिक कार्य भी करते हैं। तो मैं वो मतलब कार्य क्या है और क्या सामाजिक कैसे आपके पास ये मोटिवेशन है? मतलब पिछले 2 साल से मैं जब भी मुझे समय मिलता है मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपने आसपास के लोगों को, बच्चों को, क्योंकि मतलब जैसा कि हम जानते हैं, एक तो बिहार में बहुत कम अवेयरनेस होती है चीज़ों को लेके। उसमें भी अगर हम हाजीपुर जैसे शहर में जाएं तो लोगों को बहुत कम चीज़ों के बारे में पता होता है। जी। तो मैं अपना बेस्ट देता हूँ कि जैसा कि सर हाजीपुर में है तो उनके थ्रू मेरा हेल्प हुआ। तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं अपने जहाँ पे मैं पैदा हुआ, जहाँ पे पला बड़ा, वहाँ के लोगों को जितनी हेल्प कर सकूँ। मैं सरकारी स्कूल, बहुत सारे सरकारी स्कूल में जाता हूँ, वहाँ पे बच्चों को बताता हूँ कि ओलंपियाड क्या चीज़ें हैं, वो लाइफ के अंदर क्या चीज़ को किस हिसाब से टैकल कर सकते हैं और वो आगे चल के क्या कर सकते हैं। अच्छा। कि ऐसा ना हो कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ की कमी हो। फिर मैं बहुत सारे अलग-अलग स्कूल्स में भी जाता हूँ, प्राइवेट संस्थान में भी जाता हूँ, वहाँ पे भी बच्चों को इन सारी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। मैं जितनी भी अपनी तरफ से मैं हेल्प कर सकता हूँ, मैं करता हूँ लोगों को। बहुत अच्छी बात है और आप इसी तरीके से समाज की सेवा और अन्य छात्रों को भी प्रेरणा दीजिए और बहुत अच्छी-अच्छी बातें उनको बताइए, जिससे उनमें भी बहुत बड़े बदलाव आ सके। और मैं समझता हूँ कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं, जो ये सोचते हैं कि टेस्ट सीरीज़ भी ले लेता हूँ, ठीक है? चलो कॉम्पिटिशन है तो ऑनलाइन क्लासेस भी कर लेता हूँ और थोड़ा-सा ये पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूँ, कोचिंग कर लेता हूँ। हाँ, और एक छात्र ऐसा होता है जो ये सोचता है कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ, उसी पर फ़ोकस रहूँ और अपने शिक्षक के साथ कॉन्टैक्ट में रहूँ और सेल्फ स्टडी से मैं इसको मतलब पूरा करूँ। तो आप इन दोनों पद्धति में किसको बेहतर मानते हैं? एक मतलब जो आपने टाइप ऑफ लोग बताए जो कि बस अलग-अलग चीज़ें करना चाहते हैं, मतलब जो कभी उनको संतोष नहीं होता कि मैंने इतनी चीज़ें की हैं तो ये काफ़ी है। तो वो बहुत ही गलत बिहेवियर है। आपको स्टार्टिंग में कोई जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो आपको लगता है कि अप टू मार्क है, जिनसे मेरी एक लेवल तक अच्छी तैयारी हो जाएगी, वो चीज़ें आप लें, वो आप करें और उसी को दोबारा करें। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम जितनी नई-नई चीज़ों को करने के लिए जाते हैं, तो हमें जो नॉलेज मिलता है पहली बार के अंदर वो बहुत कम मिलता है। लेकिन जब हम उस चीज़ को दोबारा करते हैं, तो हमारी जो क्लैरिटी आती है चीज़ों को लेके वो बहुत अच्छी तरीके से आती है। तो ये गलती है जो सभी करते हैं, ये आपको नहीं करनी चाहिए। आपको एक चीज़ को दोबारा करनी चाहिए। खासकर अगर आप जेईई की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फिर जहाँ तक बात आई कि सेल्फ स्टडी की, तो नो डाउट सेल्फ स्टडी सबसे मेन चीज़ होती है। उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी बिना किए हुए कुछ अच्छा करें। आपको सेल्फ स्टडी करना है। हाँ, आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारे रिसोर्स हैं, तो उनको अच्छे तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। हम अपने लाइफ को ईज़ी बना सकते हैं, मतलब हार्ड वर्क तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि सेल्फ स्टडी हार्ड वर्क है। लेकिन होता क्या है कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, कोचिंग भी ले लूँ, ऑनलाइन भी कर लूँ, तो लड़के अब छात्र-छात्राएँ जो है, वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ज़्यादा आप लेने के चक्कर में आप कन्फ्यूज़ हो गए, फिर आप उसी में लगे रहे और आपका जो मेन फ़ोकस है, उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो ऐसा भी होता है, लेकिन जो फ़ोकस रहा कि नहीं, जो पढ़ाई हमारे सर कर रहे हैं, चाहे मैं जो सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, वही मेरे लिए इनफ है, उसी को मैं टारगेट करूँगा। तो आप क्या करते थे? अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा सबसे मेन जो पार्ट रहता था वो सेल्फ स्टडी रहता था। सर मुझे चीज़ों के बारे में बताते थे, मैं उतनी चीज़ें करता था और मैं अच्छा करता था। और फिर जब आप ऊपर लेवल पे जाएँगे तो आपको और ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो मैं ये प्राइमरी लेवल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप जेईई को भी मैं मानता हूँ कि वो प्राइमरी लेवल पे मैं रखूँगा कि उसके अंदर लिमिटेड नॉलेज को आप जितने अच्छे से समझते हैं, आप कम चीज़ें कर रहे हैं लेकिन उसको जितने अच्छे से कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी जितना ज़्यादा कर रहे हैं, आपका वो उतना अच्छा होगा। लेकिन जब ओलंपियाड्स के बारे में हम जाते हैं तो थोड़ा-सा वाइड नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो वाइड नॉलेज के लिए आपको रिसोर्सेज़ की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर आप आज के टाइम पे इंटरनेट पे जाएँगे, अगर आप सही यूज़ कर रहे हो उस चीज़ का, और आप जो बहुत सारे अच्छे-अच्छे रिसोर्सेज़ होते हैं, चीज़ें होती है जो आपको ईज़िली अवेलेबल होती है। तो फर्दर स्टेजेस में जाके मैंने उसका यूज़ करना चालू किया और वो भी बहुत हेल्पफुल होता है अगर आप उसका सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो। ज़रूर। और
मैंने देखा कि कोई भी सफल छात्र के पीछे उनके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। वो एक दोस्त भी होते हैं, चाहे एक गुरु भी होते हैं, और साथ में कभी कभी डांट भी पड़ती है। तो कभी आपको मम्मी और पापा से डांट पड़ी, और किस बात के लिए पड़ी? माता पिता का रोल, मतलब मैं मानता हूँ कि जो एक बच्चा है, उनके पीछे के जो पिलर्स होते हैं जिस पे वो बच्चा होता है, नो डाउट माता पिता, मेरी बहन और गुरुजन का मेरे लाइफ के अंदर बहुत हेल्प रहा, क्योंकि हर एक बच्चे के लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन के फेज आते हैं। मैं भी जब पढ़ाई कर रहा था तो मेरा एक लो फेज था जिसके अंदर मेरा परफॉर्मेंस बहुत नीचे हो गई थी। तो उस टाइम के अंदर मेरे माता पिता, मेरी बहन, मेरे सर लोगों ने मेरी अच्छे से हेल्प की, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, तो मैंने ग्रेजुअली उस फेज को भी पार कर लिया। और जहाँ तक बात है कि क्या डांटने मेरे का। माता पिता ने मुझे डांटा, हर बच्चे के माता पिता उनको डांटेंगे, क्योंकि हर बच्चा होता है वो एक पॉइंट पे उसको हो सकता है वो गलती करता है। मैंने भी किसी पॉइंट पे मान लीजिए कि मुझे पढ़ना चाहिए था, पर मैं बहुत ज्यादा ही टाइम वेस्ट कर रहा था, तो मेरे माता पिता ने उस टाइम में मुझे डांटा, तो मुझे समझ में आया कि मुझे क्या चीज करनी है। बिल्कुल। फिर एक सोशल लाइफ भी होता है, आपको लोगों से इंटरेक्ट करना होता है, तो उसमें भी माता पिता आपको बहुत कुछ चीजें सिखाते हैं कि आपको क्या किस हिसाब से चीजें करनी चाहिए। तो डांट तो सभी खाते हैं, मैंने भी बहुत सारी चीजों पे डांट खाई, आज भी डांट खाता हूँ उसमें। तो आप ये नहीं उस समय बुरा मानते कि यहाँ हम इतना टॉपर हैं, इतना सारा अचीवमेंट है मेरा, पापा बेवजह का हमको डांट रहे हैं, तो ऐसा कभी मन में तो नहीं आता होगा? नहीं, मतलब मेरे मन में तो इस हिसाब से कभी भी नहीं है कि मैं टॉपर हूँ। हाँ। मतलब मेरे माता पिता, उन्हीं की वजह से मैं जो भी हूँ आज हूँ। जी। तो मैं उस चीज पे क्या ही सोचूं कि वो क्यों डांट रहे हैं। उन्होंने डांटा तभी तो मैं आज तक वहां पे पहुंच पाया, अगर नहीं डांटते तो मैं तो वहां पे होता ही नहीं। आजकल के बच्चों में काफी भावुकता हो गई है, बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, और एग्रेशन भी ज्यादा हो जाता है। बहुत सारा ऐसा स्टेप ले लेते हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या वजह मानते हैं? मतलब आज के टाइम में, क्योंकि मतलब जनरेशन इस हिसाब से हो गया, लोग चीज़ों को बहुत ज़्यादा हेवली लेते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने लगते हैं, और अपने दिमाग को उन्होंने इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है कि किसी भी चीज़ पे रैशनली वो सोच नहीं पाते। और उसका वन ऑफ द मेजर कारण ये है कि आज के टाइम पे बच्चों का माता पिता के साथ इंटरेक्शन कम हो गया। वो बहुत कम चीज़ें अपने माता पिता को बताते हैं, तो उनको वो एक जेन्युइन ओपिनियन होता है जो कि माता पिता की तरफ से आता है, वो उनको मिल नहीं पाता। वो मिसगाइड हो जाते हैं, इंटरनेट पे दूसरी दूसरी चीजें देख लेते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता। बच्चा वो इमेच्योर है, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जैसा कि आपने बोला कि बहुत गलत कदम स्टेप भी लेते हैं। हाँ। ले लेते हैं, तो उसका मेरे हिसाब से जो मेन रीजन है वो यही है कि वो जिनसे उनको ओपिनियन मांगने चाहिए माता पिता, वो उनसे दूर होते जा रहे हैं। वो ज्यादा डिपेंड करते हैं कि उनको इंटरनेट पे जो कंटेंट मिल रहा है, किसी रैंडम इंसान ने कुछ कह दिया उस पे वो ज्यादा उसको मानने लगते हैं। लेकिन अगर वो अपने माता पिता से पूछेंगे, अपने टीचर्स से पूछेंगे, तो वो एक जो ओपिनियन मिलेगा वो उनको जानते हैं, वो समझते हैं कि उनके लिए क्या चीज ज्यादा अच्छी है, तो वो जो बताएंगे वो आपके फेवर ही में होगा। तो बिल्कुल, हर पर्सन के लिए अलग अलग सजेशन हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो इंटरनेट पर तो किसी व्यक्ति विशेष पर तो सजेशन दिया नहीं होता है, और वो सोचते हैं कि इसी को अपनाना चाहिए, और उसकी वजह से वो थोड़ा सा अपने गोल से अलग हो जाते हैं। ये बात आपने सही कहा। और विश्व के किन मुद्दों को से आप भावुक है? मतलब आज के टाइम में दुनिया में तो बहुत कुछ होते रह रहा है, तो मेरा जो ज्यादा मेजर इंटरेस्ट रहता है वो साइंस के फील्ड में रहता है कि आज के टाइम में कौन सी कंट्री किस चीज में कितना ज्यादा अच्छा कर रही है, या अपकमिंग डेज में साइंस के अंदर हम क्या प्रोग्रेस करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो क्योंकि मेरा एस्ट्रोनॉमी के अंदर फील्ड है, तो मुझे उससे रिलेटेड चीजों के बारे में बहुत इंटरेस्ट रहता है कि आज के टाइम में क्या रिसर्च हो रहे हैं उसको लेके। तो मतलब अगर मुद्दों की बात करूं कि मैं कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बहुत अच्छा मुझे लगता है, अगर साइंस के अंदर बात करूं, तो आज के टाइम में हम प्लानिटरी साइंस के अंदर एक अच्छा कर रहे हैं। हम बहुत सारे प्लैनेट्स ढूंढ रहे हैं जिनके ऊपर लाइफ पॉसिबल है। फिर अभी नासा एक इवेंट चला रही है जिसके अंदर प्रोग्राम है जिसके अंदर वो एस्ट्रॉइड्स को डाइवर्ट करेंगे रॉकेट लॉन्चर्स के थ्रू। फिर पार्टिकल फिजिक्स और
के अंदर भी बहुत सारे नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं आज के टाइम में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर नॉर्मल लोग भी उनके बारे में सुनते हैं तो उनके अंदर जागरूकता आती है। फिर अगर हम एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात करें तो कॉस्मोलॉजी वाला जो सेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। आज के टाइम में हमें उसके बारे में बहुत कम चीज़ें पता है, तो ग्रेजुअली आने वाले टाइम के अंदर हम उसके बारे में रिसर्च करेंगे तो हमें अच्छी खासी चीज़ें पता चलेंगी। आपने तो पढ़ाई और साइंस के विषय में बताया, लेकिन सामाजिक स्तर पर देखें तो ऐसा कौन सा आपको लगता है कमी विश्व के पटल पर कि इसमें कमी है, इसमें सुधार होनी चाहिए, चाहे वो गरीबी हो, शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, कौन सा ऐसा क्षेत्र लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है? मतलब इंडिया के रिस्पेक्ट में या वर्ल्ड के हाँ, रिस्पेक्ट? दोनों के विषय में हम बात तो अगर मैं इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करूं तो मेरे को ऐसा फील होता है कि इंडिया के अंदर पहले से तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर अभी भी जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है चीज़ों की स्टूडेंट्स को उतनी मिलती नहीं है। हम थोड़ा सा ज़्यादा बुक के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कि मतलब बस हम बुक से ही पढ़ाई कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई ज़्यादा नहीं करते हैं। तो लेकिन ग्रेजुअली वो चीज़ भी हमारे स्कूल्स के अंदर इंक्रीज करवाई जा रही है, जो कि अच्छी चीज़ है। क्योंकि मैं बाहर के बच्चों से मेरी मुलाकात हुई तो उसके अंदर मुझे पता चला कि उनके अंदर जितनी ज़्यादा इन सारी चीज़ों पे वेटेज है उतनी ही ज़्यादा वो उनको प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए भी रहते हैं। और जहाँ तक बात है जो थोड़ी सी इकोनॉमिक चीज़ों की बात हुई तो वो इंडिया ग्रेजुअली अपने आप को बेटर कर रहा है और बाई टाइम अच्छा हो ही जाएगा। और अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ कि हमें किस चीज़ में ज़्यादा जागरूकता रखनी चाहिए किन मुद्दों पे, तो मेरे अनुसार जो आज के टाइम में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो जिसपे कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग अपने पर्सनल बेनिफिट्स देख रहे हैं। हम बोलते तो हैं कि सेव अर्थ सेव लाइफ, बट उसको अंदर से हम अपनाते नहीं। हम हर मोमेंट पे हम पूरे अर्थ को नुकसान कर रहे हैं। हम मतलब एक सेल्फिश नेचर हमारा होता है वो, जो कि नहीं होना चाहिए। शहरीकरण की होड़ में हम पेड़ लगातार काटते जा रहे हैं। मतलब मैं आपको एक इफेक्ट बताऊं, जैसे हम रात को स्काई देखने जाते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, उसका रीजन है पॉल्यूशन है। हाँ, एक लाइट पॉल्यूशन भी एक रीजन है जो कि कंट्रोलेबल नहीं है। तो अब प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होता है कि जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं जिनको रिफाइंड ऑब्जर्वेशंस करने, बहुत एक्यूरेट और प्रिसाइज ऑब्जर्वेशंस करने, वो कर नहीं पाते। उनके लिए उसके लिए उनको रिमोट एरियाज में भी जाना पड़ता है जहाँ पे भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होने के कारण हमें जो ऑब्जर्वेशन हम कर पाते हैं वो आज कर पाते नहीं है। तो हम टेक्नोलॉजी के मामले में भी पीछे रह जाएंगे। और लाइफ के अंदर तो डिजीजेस इतनी ज्यादा इंक्रीज कर रही है, ये सारी चीजें तो हैं ही। ये सब चैलेंजेस है जिसको हमको पार करना है। और जब आप दोस्तों के बीच होते हैं तो किस तरह की बातें आप लोग करते हैं? और कोई कोई दोस्त होता है जो आपको विशेषज्ञ मानता होगा कि इस विषय में हमारा ये पाननी जो है विशेषज्ञ है, तो कौन सा ऐसा विषय है जो दोस्त आपको विशेषज्ञ मानते हैं? मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्त मुझे उसमें बहुत ज्यादा अच्छा ही मानते हो। हाँ, मैं उसमें अच्छा हूँ और उनसे जो मेरी बातचीत होती है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं उन सारी चीज़ों को लेके। और मुझे लगता है कि मैं फिजिक्स के अंदर बहुत अच्छा हूँ। तो मतलब मेरी काइंड ऑफ उसके अंदर इमेजिनेटिव पावर अच्छी है। मैं चीज़ों को अच्छे से इमेजिन कर लेता हूँ, रिलेटेड चीज़ों को। तो उसके अंदर बहुत बार मेरे दोस्तों ने मुझे प्रेज किया है कि मैंने ये चीज़ कैसे सोच लिया इस सारी चीज़ों को लेके। और जहाँ तक बात है इस चीज़ के लिए भी, ये चीज़ तभी होती है जब आप अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करोगे, तो उनसे जब डिस्कशन करते हो तो आपका भी इमेजिनेशन इंक्रीज करता है, आप चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हो। तो एज सच मैं नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा पारंगत हूँ उस फील्ड के अंदर, पर हाँ मैं अच्छा हूँ, मैं फिजिक्स के अंदर। जरूर। और अवार्ड और रिवार्ड मिलना बहुत जरूरी है। अगर उससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है, और अगर सर ने हमको एक टॉफी, तो हम रोज खाते हैं, लेकिन सर ने एक टॉफी ही दे दिया तो काफी प्रोत्साहित हो गए। एक बुक ही हमको एज ए अवार्ड में हमको दे दिया तो वो मेरे लिए काफी यादगार हो गया। तो ये क्यों जरूरी है? मतलब ऐसा रिवार्ड ऐसा कभी होता है आपके साथ? मतलब हाँ, मतलब टाइम टू टाइम सर मुझे डिफरेंट बुक्स देते रहते हैं। वो एक तरीके से मेरे लिए ये भी रहता है कि मुझे मतलब जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ों पे बुक्स होती है सर मुझे देते हैं।
फिर मतलब आपने रिवॉर्ड्स की बात की, तो वो बहुत मोटिवेटिंग पार्ट होता है। आपको अगर मोटिवेशन चाहिए तो जो मतलब एक सिंपल सा डिफरेंस है उसके मोटिवेशन में क्या फ़र्क होता है, एक नॉर्मल टॉफ़ी और वो सेम टॉफ़ी जो टीचर्स ने दी, हमारे लिए कितना मोटिवेटिंग होता है। तो ऑब्वियसली मतलब मुझे भी जब टीचर्स ऐसा कुछ देता था तो मैं मोटिवेट हो जाता था। फिर स्टार्टिंग में बच्चे जब थे तो टॉफ़ीज़ मिलती थी, उसके बाद बाय द टाइम जब हम बड़े होने लगे तो हमें बुक्स मिलने लगी। तो अलग-अलग डिफरेंट इंटरेस्टिंग बुक्स मिलती थी, तो वो भी हम पढ़ते थे। और लेकिन जो प्रेज़ और जो अच्छा फ़ील होता था जब टीचर्स हमें कुछ देते थे, हम उसको सँभाल के रखते हैं कि टीचर्स ने ये रिवॉर्ड दिया। और हम मोटिवेट हो जाते हैं कि हम मतलब एक हमें जब रिवॉर्ड मिला तो हम सभी बच्चों के साथ ऐसा होगा कि वो और ज़्यादा जम के मेहनत करने लगते हैं। फिर वापस से उनका अवार्ड मिला, वो और ज़्यादा जम के मेहनत करने लगते हैं। तो हाँ, ये एक बहुत मोटिवेटिंग पार्ट है। जरूर। और ये आपने बहुत सारा उपलब्धियां हासिल की और ऐसे अवार्ड और रिवार्ड आपको ऐसे ही मिलते रहे। आप यहाँ आए, ढेर सारी बातें हमने की, विभिन्न विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की और हम समझते हैं कि जो छात्र हैं वो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो काफी प्रेरित भी होंगे और उनको एक अच्छा लगेगा कि हम इनसे कुछ सीख रहे हैं और आगे हम अपने लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कुछ कहना चाहिएगा, अगर सफलता पाना है तो इन टिप्स को आप जरूर अपनाइए, ऐसा कुछ संदेश देना चाहेंगे? मतलब मतलब मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हार्ड वर्क है। आप द मोर यू ट्रेन योर ब्रेन, द स्ट्रॉन्गर इट विल बिकम। योर द वर्क यू डू डिफाइंस यू। और आप जितनी ज़्यादा प्रेशर के अंदर काम करोगे, आपका फोकस उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो कभी भी किसी प्रेशर सिचुएशन से भागे मत, उस पे काम कीजिए तो आपका फोकस अच्छा होगा, आप डेवलप करेंगे अपने आप को। आपको अगर किसी चीज़ में पेन आ रहा है, तो बाय द टाइम वो ग्रेजुअली कन्वर्ट हो जाएगा आपके पावर के अंदर। आप उतने जितने ज़्यादा तनावपूर्ण सिचुएशन से आपने क्रॉस किया है, फर्दर आने वाले टाइम के अंदर आप उतने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे उस चीज़ को का सामना करते समय में। तो अल्टीमेटली यही मेन चीज़ है, आपको किस जरूर। और आप यहाँ आए, इतनी अच्छी बातें कही और काफी प्रेरणा की बातें और लाइफ में क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में बताया, आपका जीवन शैली क्या है इसके बारे में बताया, एग्जाम है तो कैसे हमको तनाव को मेंटेन करना है इसके बारे में बताया। तो बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए और नवगुरु टॉक शो में आपने हिस्सा लिया। आपको यहाँ आकर कैसा लगा, क्या क्या अनुभव रहा? और ये संखा स्टूडियो है, आपको कैसा लगा यहाँ पे आकर? बहुत अच्छा अनुभव रहा। मतलब खुल के मैंने बात की और अलग-अलग चीज़ों पे मैंने बात की और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने सभी को इन सारी चीज़ों के बारे में बताया। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिससे बहुत सारे लोगों को हेल्प होगा जी मास लेवल पे। जी। और बहुत अच्छा अनुभव था यहाँ पे भी मेरा। बिल्कुल। और हम लोग की भी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी बात पहुंचा सके और वो एक भी बच्चा अगर वो बदलाव आता है आपकी बातों से तो हम समझेंगे कि बहुत बड़ी सफलता है मेरे लिए। और इसी तरह मैं आज के इस एपिसोड को समाप्त करता हूं। आपने जरूर प्रेरणा लिया होगा और जो हमारे जिले का होनहार विद्यार्थी के साथ हमने आज पॉडकास्ट किया और वो आपके लिए उपयोगी होगा। और इसी संदेश के साथ आज का एपिसोड मैं एंड करता हूं। आप देखते रहें, शेयर करें, लाइक करें और नवगुरु टॉक्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।